मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं महान शिकारी जिम कॉर्बेट की बुक की एक कहानी द चंपावत मैन ईटर के बारे में। मैन ईटर का अर्थ होता है आदमखोर। जो जानवर आदमी को मारकर उसका मांस खाने लगता है उसे आदमखोर या इंग्लिश में मैन ईटर बोला जाता है। जिम कॉर्बेट ने ऐसे ही एक आदमखोर बाघिन के बारे में अपने अनुभवों को साझा किया है, जिसने 400 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था। तो आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट के अनुभव को। जिम कॉर्बेट की जुबानी। जिम कॉर्बेट बताते हैं कि मैं मलानी में एडी नोल्स के साथ शूटिंग कर रहा था जब मैंने पहली बार उस बाघ के बारे में सुना जिसे बाद में चंपावत आदमखोर के तौर पर सरकारी पहचान मिली। एडी, जिन्हें इस प्रांत में एक बेहतरीन खिलाड़ी और शिकार की कहानियों के कभी न खत्म होने वाले भंडार वाले व्यक्ति के तौर पर लंबे समय तक याद किया जाएगा। उन कुछ बहुत खुशकिस्मत लोगों में से एक थे जिनके पास जिंदगी में सब कुछ सबसे अच्छा था। उनकी राइफल सटीकता और मारक क्षमता में बेजोड़ थी, और जहां उनका एक भाई भारत का सबसे अच्छा निशानेबाज था, वहीं दूसरा भाई भारतीय सेना का सबसे अच्छा टेनिस खिलाड़ी था। इसलिए जब एडी ने मुझे बताया कि उनके बहनोई, जो दुनिया के सबसे अच्छे शिकारी थे, को सरकार ने चंपावत आदमखोर को मारने के लिए भेजा है, तो यह मानना सुरक्षित था कि बाघ की हरकतों पर बहुत जल्द रोक लग जाएगी। हालांकि किसी अनजान वजह से बाघ मरा नहीं, और जब मैं 4 साल बाद नैनीताल गया तो वह सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बना हुआ था। इनाम रखे गए, खास शिकारी लगाए गए और अल्मोड़ा के डिपो से गोरखा रेजिमेंट की टुकड़ियां भेजी गई। फिर भी इन उपायों के बावजूद इंसानी शिकारों की संख्या खतरनाक तरीके से बढ़ती रही। वह जानवर जो बाद में एक बाघिन निकली, नेपाल से एक पूरी तरह से आदमखोर के रूप में कुमाऊं आई थी, जहां से उसे 200 इंसानों को मारने के बाद नेपाली सैनिकों के एक दल ने भगा दिया था, और कुमाऊं में 4 साल तक सक्रिय रहने के बाद उसने इस संख्या में 234 और जोड़ दिए थे। हालात ऐसे थे, जब नैनीताल पहुंचने के कुछ ही समय बाद मुझसे बर्थाउड मिलने आए। बर्थाउड, जो उस समय नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर थे। वे एक ऐसे इंसान थे जिन्हें जानने वाले सभी लोग प्यार और सम्मान करते थे। जब उन्होंने मुझे बताया कि आदमखोर बाघ उनके जिले के लोगों को कितनी परेशानी दे रहा है और इससे उन्हें कितनी चिंता हो रही है, तो उन्होंने मुझसे वादा लिया कि अगले इंसान के मारे जाने की खबर मिलते ही मैं तुरंत चंपावत के लिए निकल पड़ूंगा। हालांकि मैंने 2 शर्तें रखी। एक यह कि सरकारी इनाम रद्द कर दिया जाए, और दूसरी कि खास शिकारी और अल्मोड़ा से आए रेगुलर लोगों को हटा दिया जाए, ताकि इनाम के लालच में नौसिखुए शिकारी एक दूसरे पे ही गोली न चला दे। इन शर्तों पर सहमति हो गई, और 1 हफ्ते बाद बर्थाउड सुबह सुबह मुझसे मिलने आए और मुझे बताया कि रात में संदेशवाहकों ने खबर दी है कि डाबी धुरा और धूना घाट के बीच पाली गांव में एक आदमखोर बाघ ने एक औरत को मार डाला है। कम समय में निकलने की तैयारी में मैंने अपने कैंप का सामान ले जाने के लिए 6 आदमी रखे थे, और नाश्ते के बाद निकलकर हमने पहले दिन 17 मील का सफर तय करके धारी पहुंचे। अगली सुबह
मुरनौला में नाश्ता करके हमने रात दादी धुरा में बिताई और अगले दिन शाम को पाली पहुंचे। औरत के मारे जाने के 5 दिन बाद गांव के लोग, जिनमें लगभग 50 आदमी, औरतें और बच्चे थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और हालांकि जब मैं पहुंचा तब सूरज अभी डूबा नहीं था। मैंने देखा कि पूरी आबादी अपने घरों के अंदर बंद दरवाजों के पीछे थी और जब तक मेरे आदमियों ने आंगन में आग नहीं जलाई और मैं चाय का कप लेकर नहीं बैठा, तब तक इक्का दुक्का दरवाजे सावधानी से खुले और डरे हुए लोग घर से बाहर निकले। मुझे बताया गया कि 5 दिनों से कोई भी अपने दरवाजे की चौखट से बाहर नहीं गया था। आंगन की गंदगी इस बात की गवाही दे रही थी कि खाना कम पड़ रहा था और अगर बाघ को मारा या भगाया नहीं गया तो लोग भूखे मर जाएंगे। यह साफ था कि बाघ अभी भी आसपास ही था। 3 रातों से उसे घरों से 100 गज दूर सड़क पर दहाड़ते हुए सुना गया था और उसी दिन उसे गांव के निचले सिरे पर खेती वाली जमीन पर देखा गया था। गांव के मुखिया ने बहुत खुशी से मेरे लिए एक कमरा दिया, लेकिन क्योंकि हम 8 लोगों को उसे शेयर करना था और उसका एकमात्र दरवाजा एक गंदी आंगन में खुलता था, इसलिए मैंने रात खुले में बिताने का फैसला किया। रात के खाने के लिए जल्दी से कुछ खाने के बाद मैंने अपनी आदमियों को कमरे में सुरक्षित बंद कर दिया और खुद सड़क के किनारे एक पेड़ के सहारे बैठ गया। गांव वालों ने कहा कि बाघ को इस सड़क पर घूमने की आदत थी और क्योंकि चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं चंद्रमा की रोशनी खत्म होने से पहले अगर मैं इसे देख लूं तो मुझे गोली चलाने का मौका मिल सकता है। मैंने जंगल में शिकार की तलाश में कई रातें बिताई थी, लेकिन यह पहली बार था जब मैंने किसी आदमखोर की तलाश में रात बिताई थी। मेरे ठीक सामने सड़क का हिस्सा चांद की रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन दाईं और बाईं ओर लटके हुए पेड़ों ने गहरी परछाइयां बना रखी थी और जब रात की हवा से डालियां हिलती थी और परछाइयां हिलती थीं, तो मुझे आशंका होती थी कि कहीं आदमखोर बाघ ही तो मेरी तरफ नहीं आ रहा। मुझे उस जल्दबाजी पर बहुत पछतावा हुआ जिसने मुझे खुद को आदमखोर की दया पर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। मुझ में गांव लौटने और यह मानने की हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने ऊपर लिया गया काम करने से बहुत डरा हुआ था और डर और ठंड दोनों से दांत किटकिटाते हुए मैंने पूरी रात वहीं बिताई। जब हल्की सुबह की रोशनी मेरे सामने वाली बर्फीली पहाड़ पर पड़ रही थी तो मैंने अपना सिर अपने घुटनों पर टिका लिया और इसी हालत में 1 घंटे बाद मेरे 2 आदमियों ने मुझे गहरी नींद में पाया। मैंने बाघ के बारे में न तो कुछ सुना था और न ही कुछ देखा था। गांव वापस आकर मैंने उन आदमियों से, जो मुझे देखकर बहुत हैरान थे कि मैं रात भर जिंदा बच गया, उन जगहों पर ले जाने के लिए कहा जहां गांव के लोगों को समय समय पर मारा गया था, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। अपने घर के दरवाजे से उन्होंने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां हत्याएं हुई थी। आखिरी हत्या जिसने मुझे उस जगह पर लाया था, मुझे बताया गया कि गांव के पश्चिम में पहाड़ी के पास हुई थी। लगभग 20 औरतें और लड़कियां जो उस बदनसीब औरत के मारे जाने के समय मवेशियों के लिए पत्ते इकट्ठे करने बाहर गई थी, मुझे घटना की पूरी जानकारी देने के लिए बेताब थीं। ऐसा लगा कि वे लोग दोपहर से 2 घंटे पहले निकले थे और आधा मील चलने के बाद पौधे काटने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए थे।
शिकार हुई औरत और दो दूसरी औरतों ने एक खाई के किनारे लगे पेड़ को चुना था, जिसे मैंने बाद में देखा कि वह लगभग 4 फीट गहरी और 10 से 12 फीट चौड़ी थी। अपनी जरूरत के सारे पत्ते काटने के बाद जब वह औरत पेड़ से नीचे उतर रही थी, तभी एक बाघ जो बिना दिखे पास आ गया था, अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और उसे पैर से पकड़ लिया। जिस डाल से वह नीचे उतर रही थी, उससे उसकी पकड़ छूट गई और उसे खाई में खींचकर बाघ ने उसका पैर छोड़ दिया। और जब वह उठने की कोशिश कर रही थी, तो उसने उसे गले से पकड़ लिया। उसे मारने के बाद खाई के किनारे से ऊपर कूदा और उसे लेकर घनी झाड़ियों में गायब हो गया। यह सब पेड़ पर बैठी दो औरतों से कुछ ही फीट की दूरी पर हुआ था। यह वाकया सभी महिलाओं ने भी देखा था जो उसके साथ गई थी। जैसे ही बाघ और उसका शिकार नजर से ओझल हुए, डरी हुई औरतें और लड़कियां गांव की ओर भागी। आदमी अभी अभी दोपहर के खाने के लिए आए थे और जब सब इकट्ठा हो गए और ढोल, धातु के खाना पकाने के बर्तन या कोई भी ऐसी चीज जिससे आवाज निकल सके लेकर तैयार हो गए, तो बचाव दल निकल पड़ा। आदमी आगे और औरतें पीछे थीं। जिस खाई में औरत को मारा गया था, वहां पहुंचकर लोग खून के निशान को देखते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी बाघ ने 30 गज दूर झाड़ियों से जोरदार दहाड़ मारकर कार्यवाही में बाधा डाली। पूरी भीड़ एक साथ मुड़ी और अस्त व्यस्त होकर गांव की ओर भागी। जब सांस वापस आई, तो एक दूसरे पर सबसे पहले भागने और भगदड़ मचाने का आरोप लगाया। बात बहुत बढ़ गई जब तक यह सुझाव नहीं दिया गया कि अगर कोई डरा हुआ नहीं है और सभी उतने ही बहादुर है जितना वे दावा करते हैं, तो वापस जाकर बिना समय बर्बाद किए उस औरत को क्यों न बचाया जाए। सभी लोगों के द्वारा यह सुझाव मान लिया गया और पुनः लोग उस खाई तक पहुंचे। इस बार जिस आदमी के पास बंदूक थी, उसने गोली चला दिया और बाघ दहाड़ता हुआ झाड़ियों से बाहर आ गया। इसके बाद बचाव की कोशिश बहुत समझदारी के साथ छोड़ दी गई कि जब बाघ ने उस महिला को मार ही डाला है, तो फिर और लोगों की जिंदगी खतरे में क्यों डाली जाए। जब मैंने बंदूक वाले आदमी से पूछा कि उसने अपनी बंदूक हवा में चलाने के बजाय झाड़ियों में क्यों नहीं चलाई, तो उसने कहा कि बाघ पहले से ही बहुत गुस्से में था और अगर गलती से भी उसे गोली लग जाती तो वह निश्चित रूप से उसे मार डालता। उस सुबह 3 घंटे तक मैं गांव के चारों ओर पोग मार्ग की तलाश में घूमता रहा और बाघ से मिलने की उम्मीद करता रहा और साथ ही डर भी रहा था। एक जगह एक अंधेरी घनी झाड़ियों वाली खाई में जब मैं कुछ झाड़ियों के किनारे से गुजर रहा था, तो तीतरों का एक झुंड आवाज करता हुआ बाहर निकला और मुझे लगा कि मेरा दिल हमेशा के लिए धड़कना बंद हो गया है। मेरे आदमियों ने मेरे खाने के लिए अखरोट के पेड़ के नीचे एक जगह साफ की और नाश्ते के बाद गांव के मुखिया ने मुझसे गेहूं की फसल कटने तक पहरा देने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर फसल मेरी मौजूदगी में नहीं काटी गई तो बिल्कुल नहीं काटी जाएगी, क्योंकि लोग अपने घरों से निकलने से बहुत डरे हुए हैं। आधे घंटे बाद मेरे आदमियों की मदद से पूरे गांव के लोग काम में लग गए, जबकि मैं भरी हुई राइफल लेकर पहरा दे रहा था। शाम तक 5 बड़े खेतों की फसल काट ली गई।
सिर्फ घरों के पास दो छोटे टुकड़े बचे थे, जिनके बारे में मुखिया ने कहा कि अगले दिन उन्हें निपटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गांव की सफाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी और मेरे अकेले इस्तेमाल के लिए एक दूसरा कमरा मेरे हवाले कर दिया गया। उस रात दरवाजे में कांटेदार झाड़ियां मजबूती से फंसाकर हवा आने और आदमखोर को बाहर रखने का इंतजाम करके मैंने पिछली रात की खोई हुई नींद पूरी की। मेरी मौजूदगी से लोगों में नया हौसला आ रहा था और वे ज्यादा आजादी से घूम रहे थे, लेकिन मैंने अभी तक उनका इतना भरोसा नहीं जीता था कि जंगल घूमने की अपनी रिक्वेस्ट दोबारा कर सकूं, जिसे मैं जरूरी समझता था। लोग मीलों तक की जमीन के हर इंच को जानते थे। अगर वे चाहते तो मुझे दिखा सकते थे कि मुझे बाघ कहाँ मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है, या कम से कम मैं उसके पैरों के निशान कहाँ देख सकता हूँ। यह बात पक्की थी कि आदमखोर एक बाघ था, लेकिन यह पता नहीं था कि जानवर जवान है या बूढ़ा, नर है या मादा। और यह जानकारी जिससे मुझे लगता था कि मुझे उससे संपर्क करने में मदद मिलेगी, मैं सिर्फ उसके पैरों के निशान देखकर ही पता लगा सकता था। उस सुबह जल्दी चाय पीने के बाद मैंने बताया कि मुझे अपने आदमियों के लिए मांस चाहिए और गांव वालों से पूछा कि क्या वे मुझे बता सकते हैं कि मैं कहां घोरल यानी पहाड़ी बकरी का शिकार कर सकता हूं। गांव पूरब और पश्चिम में फैली एक लंबी पहाड़ी की चोटी पर बसा था और जिस सड़क पर मैंने रात बिताई थी उसके ठीक नीचे पहाड़ी उत्तर की ओर घास वाली ढलानों की एक सीरीज में से नीचे उतरती थी। मुझे बताया गया कि इन ढलानों पर घोरल बहुत ज्यादा हैं और कई लोगों ने मुझे वह जगह दिखाने के लिए खुद को पेश किया। मैंने इस ऑफर पर अपनी खुशी जाहिर न करने का ध्यान रखा और 3 आदमियों को चुनकर मैं निकल पड़ा। मैंने मुखिया से कहा कि अगर मुझे घोरल उतने ही ज्यादा मिले जितने उसने बताए थे, तो मैं अपने आदमियों के लिए एक के अलावा गांव के लिए 2 और मारूंगा। सड़क पार करके हम एक बहुत ही खड़ी पहाड़ी से नीचे उतरे। दाएं और बाएं ध्यान से देखते हुए लेकिन कुछ नहीं दिखा। पहाड़ी से आधा मील नीचे घाटियां मिलती थी और उनके मिलन बिंदु से दाईं ओर चट्टानी और घास से ढकी ढलान का अच्छा नजारा दिख रहा था। मैं कुछ मिनटों से बैठा था, ढलान को देख रहा था। मेरी पीठ उस जगह उगे एक अकेले चीड़ के पेड़ की तरफ थी। तो अभी पहाड़ी पर ऊपर कुछ हलचल मेरी नजर में आई। जब वह हलचल दोबारा हुई तो मैंने देखा कि वह एक घोरल था जो अपने कान फड़फड़ा रहा था। जानवर घास में खड़ा था और सिर्फ उसका सिर दिख रहा था। आदमियों ने वह हलचल नहीं देखी थी क्योंकि अब सिर स्थिर था और आसपास के माहौल में घुल मिल गया था, इसलिए उन्हें दिखाना मुमकिन नहीं था। उन्हें जानवर की जगह का अंदाजा देकर मैंने उन्हें बैठा दिया और देखने को कहा, जबकि मैंने निशाना लगाया। मेरे पास एक पुरानी मॉर्टिन हेनरी राइफल थी, एक ऐसा हथियार जो अपनी जबरदस्त किक की कमी को किसी भी रेंज तक एकदम सटीक पूरा करता था। दूरी लगभग 200 गज थी और लेटकर राइफल को एक सुविधाजनक छीड़ की जड़ पर टिकाकर मैंने ध्यान से निशाना लगाया और गोली चला दी। काले पाउडर वाले कारतूस के धुएं से मेरा नजारा धुंधला हो गया और आदमियों ने कहा कि कुछ नहीं हुआ और शायद मैंने किसी चट्टान
या सूखे पत्ते के गुच्छे पर गोली चलाई है। अपनी जगह पर रहते हुए मैंने राइफल रिलोड की और थोड़ी देर बाद देखा कि जहां मैंने गोली चलाई थी उससे थोड़ा नीचे घास हिल रही थी और घोड़े का पिछला हिस्सा दिखाई दिया। जब पूरा जानवर घास से बाहर निकला तो वह लुढ़कने लगा और जैसे जैसे वह खड़ी पहाड़ी से नीचे आया उसकी गति बढ़ती गई। जब वह आधे रास्ते से नीचे पहुंचा तो वह घनी घास में गायब हो गया और वहां लेटे हुए दो घोड़ों को डिस्टर्ब कर दिया। अपनी खतरे की आवाज निकालते हुए दोनों घोड़े घास से बाहर निकले और पहाड़ी पर ऊपर की ओर भागने लगे। अब रेंज कम थी। अब लीफ साइट को एडजस्ट करके मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि दोनों में से बड़ा वाला धीमा नहीं हो गया। मैंने उसकी पीठ में गोली मार दी। जैसे ही दूसरा मुड़ा और पहाड़ी के पार तिरछे भागा, मैंने उसे कंधे में गोली मार दी। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जब कोई नामुमकिन लगने वाला काम मुमकिन हो जाता है। एक अजीब पोजीशन में लेटकर और 200 गज की दूरी से 60 डिग्री के एंगल पर घोड़ों के गले पर छोटे से सफेद निशान पर निशाना लगाने पर ऐसा लग रहा था कि शॉट लगने का लाखों में एक भी चांस नहीं है। और फिर भी काले पाउडर से चलाई गई भारी शीशे की गोली एक बाल बराबर भी नहीं भटकी और सीधे अपने निशाने पर लगी, जिससे जानवर तुरंत मर गया। फिर खड़ी पहाड़ी ढलान पर जो छोटी छोटी खाइयों और उभरी हुई चट्टानों से टूटी हुई थी, मरा हुआ जानवर फिसल कर सीधे उस जगह पर लुढ़क गया जहां उसके दो साथी लेटे हुए थे। और इससे पहले कि वह घास के पैच से बाहर निकलता, उसके दोनों साथी भी फिसल कर पहाड़ी से नीचे लुढ़क गए। जब तीनों मरे हुए जानवर हमारे सामने खाई में गिरे तो उन आदमियों की हैरानी और खुशी देखना मजेदार था, जिन्होंने पहले कभी राइफल को एक्शन में नहीं देखा था। आदमखोर के बारे में सब कुछ समय के लिए भूल गए, क्योंकि वे शिकार को लाने के लिए खाई में नीचे उतर गए। यह अभियान एक से ज्यादा तरीकों से बहुत सफल रहा, क्योंकि सभी के लिए मांस का राशन देने के अलावा इसने मुझे पूरे गांव का भरोसा भी दिलाया। मित्रों, कहानी को यहीं क्लोज करते हैं और फिर मिलते हैं अगले भाग में।